स्वागत है मैडम खुशी यूट्यूब चैनल पर। अब हम सुनते हैं भाग्य पर आधारित शानदार कहानी। वैभव की असली पहचान पता चली। कैसे भरोसा एक झटके में चकनाचूर हो गया। अनिका के दिल में अपनी छोटी बहन के लिए बेइंतहा हमदर्दी उमड़ आई। सुनो शनाया, अनिका ने नरमी से कहा, मैंने वैभव को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जिस दिन पता चला कि वह शादीशुदा है, मैंने खुद को पीछे हटा लिया। तभी से मन शांत है। वह पल भर रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, मेरी भावनाओं को अपने फैसले के बीच मत आने देना। हां, ये सच है कि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन वह ऐसा इंसान भी है जिसके साथ तुम जिंदगी बिता सकती हो। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। हां, मगर उसने तुम्हें इतने समय तक धोखे में रखा, इसलिए उसे इतनी आसानी से माफ मत करना। कम से कम थोड़ा सा तड़पने दो उसे। अब सोचकर अनिका को एहसास हुआ, वह अब वैभव की बड़ी दीदी थी। अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे सीधा भी कर सकती थी। यह मेरी राय है, अनिका ने स्पष्ट कहा, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले में दखल नहीं दूंगी। उसकी नजर फिर से शनाया की उंगली पर गई। खून अभी भी नहीं रुका है और तुम थोड़ी पीली भी लग रही हो। हमें अस्पताल जाना चाहिए। मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगी। शनाया ने हल्का सा विरोध किया। दर्द था, लेकिन वह उसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। कैंची गहराई तक लगी थी, पर उंगली सुरक्षित थी। बस यही सोचकर वह खुद को समझा रही थी। अनिका ने आंखें तरेरी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, इसलिए मेरी बात माननी पड़ेगी। उसने शनाया का हाथ पकड़ लिया, बिना किसी और बहस के। जैस्मीन ने भी उसका साथ दिया। चलो, ज्यादा जिद मत करो। आखिरकार शनाया मान गई। उधर वैभव राणा अपनी बची कुची इज्जत समेटकर बुक शॉप से निकल चुका था और सीधे अपने ऑफिस की ओर जा रहा था। राणा कॉर्पोरेशन पहुंचते ही जगन बख्शी चौंक गया। वैभव को इस समय यहां नहीं होना था। वह अपना काम छोड़कर फौरन उसके केबिन में पहुंचा। तुम वापस कैसे आ गए? उसने हैरानी से पूछा। तुमने तो कहा था कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आओगे। और तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। वह रुककर बोला, प्लीज मत कहना कि फिर से भाभी से झगड़ा हो गया। जगन ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। पानी पियो, थोड़ा शांत हो जाओ। वैभव ने गिलास लिया, एक ही सांस में पानी पिया और गिलास जोर से टेबल पर रख दिया। वह चुप रहा। कुछ तो बोलो, जगन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर कोई और समस्या है तो बताओ। मैंने कितनी बार कहा है, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। अनिका वापस आ गई है, वैभव ने अंततः कहा। ओह, वह? जगन ने कंधे उचका दिए। तो क्या हुआ? डर है कि वह शनाया से कुछ कह देगी? मुझे भरोसा है तुम अपनी पत्नी की रक्षा कर सकते हो। वैभव की आवाज में थकान थी। काश वह कुछ कर देती, कम से कम हालात साफ होते। लेकिन उसने नहीं किया। उसने माथा थाम लिया। वह मुझ पर बरसी, कहा कि मैंने तुम दोनों को मूर्ख बनाया। सब ठीक होने लगा था और अनिका की वापसी ने सब फिर से शून्य पर ला दिया। उसकी आवाज टूटने लगी। शनाया ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैं पल भर को अपना आपा खो बैठा। इससे पहले कि कुछ गलत कर बैठता, मैं चला आया। जगन उसे अविश्वास से देखने लगा। घबराकर वैभव बोलता गया, औरतों को खुश करना इतना मुश्किल क्यों है? जब वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, मैंने उसे जाने दिया। उसे वक्त चाहिए था, लेकिन मेरी मौजूदगी। उसकी आवाज धीमी हो गई। तो फिर उसने मुझे जाने को क्यों कहा? मैं बस उसे देखना चाहता था, बस। उसकी बातें सुन जगन ने सीधा सवाल किया। तुमने उससे कहा क्या था? वैभव ने आंखें फेर लीं। मैंने पूछ लिया कि क्या अनिका उसे मुझसे ज्यादा प्यारी है? वह हमेशा दूसरों को चुन लेती है। मैं उसे सबसे ऊपर रखता हूं, लेकिन शायद मैं सोनू से भी ज्यादा अहम नहीं हूं। वह उसका भतीजा है। मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन अनिका भी। अब पूरी तस्वीर साफ थी। जगन ने शांत स्वर में कहा, तुम अनिका से जल रहे हो वैभव। शनाया को यह अच्छा नहीं लगा कि अनिका ने तुम्हें घेरा, इसलिए उसने तुम्हें जाने को कहा, लेकिन तुमने बात को दिल पर ले लिया। वह सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, समझने की कोशिश करो। मसला प्यार का है, अहंकार का नहीं। उधर अस्पताल शांत स्वर में कहा, तुम अनिका से जल रहे हो वैभव।
शनाया को यह अच्छा नहीं लगा कि अनिका ने तुम्हें घेरा, इसलिए उसने तुम्हें जाने को कहा, लेकिन तुमने बात को दिल पर ले लिया। पर वैभव राणा के चेहरे पर खींच साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। कमरे में एक भारी सी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जिसमें गुस्सा भी था और लाचारपण भी। जगन बख्शी समझ गया कि इस वक्त वैभव से तर्क करना बेकार है। उसने स्वर नरम रखते हुए कहा, ऐसा करते हैं, तुम यहीं ऑफिस में रुको, जांच पड़ताल में कर लेता हूं। तुम्हारा दिमाग भटकाने के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि काम में खुद को झोंक दो। तुम और तुम्हारी पत्नी के बीच जो खटास है वो 1-2 दिन में तो सुलझने वाली नहीं है। वह थोड़ा रुका, फिर गंभीरता से जोड़ दिया, जल्दबाजी करोगे तो हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ेंगे, गलतियों की गुंजाइश बढ़ेगी। वैभव को भी एहसास था कि उसे किसी न किसी चीज में खुद को उलझाए रखना होगा। बेबसी से उसने कहा, अगर तुम्हें काम से छुट्टी लेनी है तो साफ कह दो, मेरी जानकारी की जरूरत को बहाना मत बनाओ। जगन हल्के से हंसा, सालों से तुम्हारे लिए जी जान से काम किया है, अब 2 दिन की छुट्टी तो बनती है। उसकी अपनी जिंदगी भी जैसे ठहरी हुई थी। जैस्मीन के साथ उसका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था। कहीं न कहीं वैभव और शनाया शाह की उलझनों की वजह से ही जैस्मीन हमेशा एक कदम पीछे रह गई थी। जगन उसके मन की हलचल महसूस कर सकता था, दिलचस्पी थी, पर वह अपने जज्बातों को थामे हुए थी। जगन ने मन ही मन लंबी सांस ली। उसे पता था घर में पत्नी लाने का सफर आसान नहीं होगा, वक्त लगेगा। एक दिन वही वक्त जैस्मीन के दिल के दरवाजे खोलेगा और वह उसे पूरे मन से अपनी जिंदगी में जगह देगी। इसी निश्चय के साथ वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपना सारा काम वैभव को सौंप दिया। फिर रास्ते में एक फ्लोरिस्ट से फूलों का गुलदस्ता लिया, बेकरी से जैस्मीन की पसंदीदा मिठाइयां उठाईं और सीधे बुक शॉप की ओर चल पड़ा। उधर अनिका शनाया को उसकी चोट दिखाने अस्पताल ले गई थी। दुकान पर सिर्फ जैस्मीन रह गई थी। फर्श और काउंटर से खून के निशान साफ करने के बाद वह कैश काउंटर के पीछे बैठ गई और एक किताब खोल ली, जैसे पढ़ने में सुकून ढूंढ रही हो। लगता है आज काफी फ्री हो। भीग जानी पहचानी, सुकून देने वाली आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। जैस्मीन ने सिर उठाया। जगन को सामने देखकर उसने किताब नीचे रख दी और मुस्कुराई। आप यहां? आज कोई काम नहीं है क्या? कुछ काम जमा पड़ा था, वही निपटा रहा हूं, जगन ने जवाब दिया। और आज ओवरटाइम करना पड़ेगा, लेकिन कल छुट्टी है। जैस्मीन ने हैरानी से कहा, मुझे लगा था वीकेंड पर तो आपकी छुट्टी रहती है। अक्सर रहती है, उसने समझाया, पर इस बार काम ज्यादा है। शनिवार को काम करेंगे, रविवार को आराम। जगन ने गुलदस्ता आगे बढ़ाया। तभी उसकी नजर कंप्यूटर के पास रखे एक और गुलदस्ते पर पड़ी। वह पल भर उसे देखता रह गया। वो शनाया के लिए है, जैस्मीन ने बताया। वैभव राणा की तरफ से। जैस्मीन ने गुलदस्ता लिया, हल्की सी खुशबू सूंघी और पास की रैक से एक खाली फूलदान उतारकर उसमें सजा दिया। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाइयां भी लाया हूं, जगन ने मेज पर पैकेट रखते हुए कहा और कुर्सी खींच कर बैठ गया। बैठते ही उसकी नजर मेज के नीचे रखे कूड़ेदान पर गई, लाल लाल कागजी तौलियों से भरा हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। इतने सारे खून से सने टिश्यू? क्या हुआ है? ये खून है या पेंट? जैस्मीन ने शांति से जवाब दिया, ये शनाया का खून है। जगन की आंखें फैल गईं। क्या? शनाया को चोट लगी है? वैभव ने कुछ किया क्या? नहीं, जैस्मीन ने जल्दी से कहा। उसकी उंगली कैंची से कट गई। कट गहरा है, इसलिए पट्टी के बाद भी खून नहीं रुका। उसने हमें देखने नहीं दिया तो अनिका उसे अस्पताल ले गई है, ड्रेसिंग बदलवाने। जगन सब समझ गया। इस हालात की जड़ वही थी, वैभव राणा। उसने गंभीर स्वर में कहा, इतना खून, यह बताता है कि कट मामूली नहीं है। उसने जेब से फोन निकाला और कूड़ेदान की तस्वीरें लेने लगा, अपने गुस्सैल बॉस को दिखाने के लिए। जैस्मीन चुपचाप उसे देखती रही। उसने न रोका न टोका, बस खामोशी से उस सच्चाई को खड़े खड़े दर्ज होते देखा जो शायद आने वाले तूफान की शुरुआत थी। जगन बख्शी के आने के समय को देखकर जैस्मीन ने अंदाजा लगा लिया कि वैभव राणा अब तक ऑफिस लौट चुका होगा। उसने नजर उठाकर सहज सी जिज्ञासा के साथ पूछा। जब अनिका को पता चला कि वैभव राणा ही असल में वही शख्स है, तब उसने क्या कहा, क्या किया? जगन ने तस्वीरें खींच लेने के बाद भी
तुरंत वैभव को भेजने की जल्दी नहीं की। आखिरकार अनिका शनाया शाह को अस्पताल ले ही गई थी। अगर वह अभी तस्वीरें भेज देता तो वैभव यकीनन उसे वापस ऑफिस बुला लेता और खुद अस्पताल चला जाता। मन ही मन जगन ने थोड़ा स्वार्थी सा सोचा, बस आधा दिन ही तो मांग रहा हूं। वह ऑफिस की भाग दौड़ से दूर कुछ पल जैस्मीन के साथ सुकून से बिताना चाहता था। कभी कभी उसे लगता जैसे पिछले जन्म में वह वैभव का कर्जदार रहा हो। इस जन्म में वह हर हाल में उसे चुकाने में लगा था। उसने शांत स्वर में जवाब दिया। अनिका ने वैभव को ही दोषी ठहराया। बोली कि उसने शनाया को धोखा दिया, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया और वैभव वो शायद सफाई भी नहीं दे पाया। सच के सामने बहस बेकार होती है। जैस्मीन ने उसकी ओर देखा। नजर में हल्की सी कटाक्ष भरी मुस्कान थी। तुम अमीर और ताकतवर लोग अभिनय में तो ऑस्कर जीत सकते हो। सामने वाले को खामोश कर देना और जिसे धोखा दिया जा रहा हो उसे सच से दूर रखना। वह पल भर रुकी, फिर बोली, हम जैसे आम लोग ज्यादा दिन तक ऐसा नकाब नहीं पहन सकते। जगन ने तुरंत कहा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला जैस्मीन। तुम नहीं चाहती थी कि मैं जगन बख्शी बनकर तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं, इसीलिए यहां मैं बस एक आम इंसान हूं। मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया। जैस्मीन ने मिठाइयों का डिब्बा खोला, एक पीस उठाया और कौर लेते हुए बोली, लेकिन तुमने तो मेरी पूरी जांच पड़ताल पहले ही कर ली थी। अब चाहे तुम मेरे सामने कितने ही साधारण क्यों ना बनो, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। जगन हल्का सा झेंप गया। ये उसकी आदत थी जिसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ती, उसके बारे में हर जानकारी पहले से जुटा लेना। उसे लगता तैयारी के साथ उतरोगे तो हार नहीं होगी। कोई नई गॉसिप? उसने माहौल बदलने की कोशिश की। जैस्मीन ने दूसरा टाट उठाया, एक खत्म करके डिब्बा उसकी ओर सरकाया। तुम भी लो। जगन ने केक उठाया, लेकिन पहला ही कौर उसके लिए भारी पड़ गया। मीठा उसे पसंद नहीं था, बिल्कुल वैभव की तरह। उसने चुपके से केक मेज के नीचे छिपा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं। फिल्मी दुनिया में किसी सेलिब्रिटी की छवि बिगड़ने की चर्चा है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें इन बातों में दिलचस्पी नहीं। वाकई जैस्मीन और शनाया को ऐसे स्कैंडल अक्सर तब पता चलते थे जब सोशल मीडिया उन्हें भुला चुका होता था। जैस्मीन ने आंखों में चमक लिए पूछा, और तुम्हारे घर के मुखिया का क्या? कोई खबर? वह जानना चाहती थी, क्या कभी प्रेम उस शख्स को भी छू पाएगा जो हर मोर्चे पर इतना सक्षम है? शिव जैसे आदमी को आखिर कैसी औरत भा सकती है? जगन ने नैपकिन निकाला, मेज के नीचे दोनों हाथों से केक लपेटकर कूड़ेदान में डाल दिया, फिर ऐसे बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शिव के बारे में तब तक कुछ नहीं सुनने को मिलेगा, उसने कहा, जब तक वो खुद न बताए। उसके बारे में अफवाहें निकालना नामुमकिन था जब तक वह खुद उन्हें हवा न दे। जैस्मीन ने मुस्कुराकर कहा, सोचती हूं कैसी होगी वो औरत जो शिव को पसंद आएगी। जगन ने धीमे से बुदबुदाया, मैं भी यही जानना चाहता हूं। तभी बरिंग, रिंग, रिंग। जैस्मीन का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत उंगली होंठों पर रख दी। शांत रहना, वह फुसफुसाई, घर की मालकिन का कॉल है। अब जगन बख्शी के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। वह न जाने कितनी बार जैस्मीन से बाहर चलने को कह चुका था, लेकिन आज तक उसके माता पिता को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत उनकी बेटी को लेकर क्या है। और ऊपर से विडंबना देखिए, मिस सक्सेना को यह गलतफहमी थी कि मिस्टर बख्शी की दिलचस्पी दिवांश में है। यह सोचकर ही जगन निरुत्तर रह गया। इसी बीच जैस्मीन ने अपनी मां का फोन उठा लिया। मां, उसकी आवाज हमेशा की तरह हल्की और चहकती हुई थी। बताइए मेरी प्यारी मां, क्या सेवा करूं? ज्यादा चालाक मत बनो। दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई, आज जल्दी घर आ जाना, रात का खाना तुम्हारी मौसी के यहां है। जैस्मीन थोड़ा संभल कर बोली, रागिनी मौसी के यहां अचानक डिनर? कोई खास मौका है क्या? फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी रही, फिर मां ने धीमे से कहा, क्या शनाया तुम्हारे साथ है? नहीं। अच्छा है। मिस सक्सेना ने राहत की सांस ली। सनी लौट आया है, बस तो 4 दिन के लिए।
तुम्हारी मौसी उसे बहुत याद कर रही थी। बच्चे दूर हों तो मां का दिल कहां मानता है। अब जब वो थोड़े समय के लिए आया है तो वो सबको बुलाकर मिलना चाहती है। जैस्मीन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अनजाने में जगन की ओर देखा और चिंतित स्वर में बोली, मां, सनी कोई गलत हरकत तो नहीं करेगा ना? वैभव राणा और शनाया शाह के रिश्ते पहले ही तनाव से गुजर रहे थे। जैस्मीन नहीं चाहती थी कि उसका भावुक सा भाई इस हालात को मौका समझ बैठे, क्योंकि उसका अंजाम उसके लिए बुरा हो सकता था। आखिरकार सनी उसका भाई था। वह नहीं चाहती थी कि उसे जरा सी भी चोट पहुंचे। उसे याद आया, रागिनी मौसी ने बताया था कि उन्होंने सनी को दिल्ली से दूर हैदराबाद की ब्रांच में काम पर भेज दिया है। वहां उसे यह भी छिपाकर रखना था कि वह लखानी परिवार का वारिस है। उसे जमीन से शुरुआत करनी थी, बिना किसी पहचान, बिना किसी रियायत के। उसके पिता ने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था। न कोई कार, न जेब खर्च। अब सनी को अपनी कमाई से ही किराया, बिजली, पानी सब कुछ चुकाना पड़ता था। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए लड़के के लिए जिंदगी अचानक काफी कठिन हो गई थी। लेकिन उसके माता पिता जानते थे, यही सख्ती उसे और लखानी परिवार को बचा सकती है। हाल ही में राणा कॉरपोरेशन ने लखानी एंटरप्राइज पर से दबाव कुछ कम किया था। मौसी और मौसा को तब जाकर चैन की सांस मिली थी। उन्हें यकीन हो गया था कि सनी को दूर भेजने का फैसला सही था। जैस्मीन शुक्रगुजार थी कि वैभव राणा ने उसके रिश्तेदारों को बख्श दिया। उसे यह ख्याल ही नहीं आया कि इस राहत के पीछे असली वजह जगन बख्शी था। वैभव ने पीछा इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह जगन और जैस्मीन दोनों का सम्मान करता था, और सबसे ज्यादा जगन का, जो जैस्मीन में दिलचस्पी रखता था। जैस्मीन और उसकी मौसी के करीबी रिश्ते ने भी वैभव को लखानी एंटरप्राइज से दूर रहने का ठोस कारण दे दिया था। आखिर कुछ सीमाएं समझनी जरूरी होती हैं, खासकर तब जब सनी को दिल्ली से दूर भेज दिया गया हो। फोन पर मिस सक्सेना ने थकी सी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता सनी कुछ करेगा। जाने से पहले तुम्हारी मौसी ने उसे बता दिया था कि शनाया अब वैभव राणा की पत्नी है। उसी दिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। तभी वो हैदराबाद चला गया। उसके बाद उसने घर में किसी से संपर्क तक नहीं किया। अब ऑफिस 2 दिन बंद है। वह आगे बोली तो घर आ सका। टिकट के पैसे भी उसने अपनी ही तनख्वाह से दिए हैं। मिस सक्सेना को यह जानकर हैरानी हुई थी कि सनी को कभी शनाया से प्यार था, मगर अफसोस उसका इजहार बहुत देर से हुआ। तब तक शनाया किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ प्रेम सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वे सही वक्त पर बोले नहीं जाते। मिस सावित्री, सक्सेना को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर सनी लखानी अब भी शनाया शाह के बारे में सोचता रहे। आखिर एक शादीशुदा औरत के पीछे भटकने का क्या मतलब था? फोन के उस पार जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो, उन्होंने कहा, अच्छा हां, एक बात और, तुम्हारी रागिनी मासी ने तुम्हारे लिए एक और अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। आज रात डिनर पर उससे मिल लेना। इस बार उसने अमीरी वाला पैमाना छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं। सच कहें तो रागिनी लखानी को उसी दिन समझ आ गया था कि उनकी भतीजी को अमीर पति से कोई मतलब नहीं। जब जैस्मीन धवन के जन्मदिन की पार्टी में सबसे शालीन मेहमानों के बीच जमीन पर बैठ गई थी, उसी दिन रागिनी ने ठान लिया था कि वह जैस्मीन की जिंदगी में जबरदस्ती रिश्ता ढूंढने से हाथ खींच लेंगी। लेकिन कुछ समय तक खुद को रोकने के बाद मौसी का पुराना स्वभाव फिर जाग उठा। 26 साल की उम्र में जैस्मीन अब भी सिंगल थी। कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई संकेत नहीं। रागिनी लखानी को यह सोचकर बेचैनी होने लगी कि लड़की उम्र के इस पड़ाव से आगे बढ़ती जा रही है, और यही बेचैनी धीरे धीरे सावित्री सक्सेना को भी घेरने लगी। जब भी दोनों औरतें मिलती, चर्चा का एक ही विषय होता, जैस्मीन का रिश्ता कब होगा? तुम्हारे लिए जो लड़का देखा गया है, सावित्री सक्सेना ने आगे बताया, वो उनकी कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव है। बरसों से वहीं काम कर रहा है। तुम्हारे मौसा उसे अच्छे से जानते हैं। हाल ही में उसका 8 साल पुराना रिश्ता टूट गया। मौसा चाहते हैं कि तुम दोनों मिलो। जैस्मीन थोड़ा चौंक गई। 8 साल बाद ब्रेकअप? वजह क्या थी मां? कहते हैं लड़की ने रिश्ता खत्म किया
मां ने लापरवाही से कहा, अब शायद किसी और से शादी कर रही है। जो भी हो, अब दोनों साथ नहीं हैं। जैस्मीन के मन में अनायास ही एक विचार आया, 8 साल। अगर इतने लंबे समय बाद भी रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा तो शायद उस लड़की ने हार मान ली होगी। मां, जैस्मीन ने साफ कहा, मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। उस आदमी के लिए उसके मन में बिना मिले ही नकारात्मक राय बन चुकी थी। 8 साल तक किसी को इंतजार में रखना और फिर वो किसी और से शादी कर ले, यह बात उसे चुभ गई। वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। सावित्री सक्सेना ने सफाई दी, इसीलिए लड़की ने रिश्ता तोड़ा। तुम्हारे मौसा कोई बुरा रिश्ता नहीं सुझाएंगे। वही लड़के दिखाते हैं जो सच में ठीक हों। अगर तुम किसी से मिलोगे ही नहीं, मां ने झुंझलाकर कहा, तो शादी कैसे होगी? 26 की हो गई हो। शनाया को देखो, अगर तुमने कोशिश नहीं की तो जब वो मां बनेगी तुम तब भी अकेली रह जाओगी। जैस्मीन हंस दी, तो क्या हुआ, मैं उसकी बच्चों की मासी बन जाऊंगी। मासी बनने से कुछ नहीं होता। सावित्री सक्सेना भड़क उठी, हिम्मत है तो खुद मां बनकर दिखाओ। मां, जैस्मीन ने शरारती अंदाज में कहा, मैं इतनी बहादुर नहीं हूं, मासी बनकर ही संतोष कर लूंगी। और दिवांश ने कहा है, अगर मुझे पति नहीं मिला तो वो मेरा ख्याल रख लेगा। भाग यहां से। फोन के उस पार से डांट पड़ी। जैस्मीन हंसी नहीं रोक पाई। मेरी फिक्र मत कीजिए, जब मैं चाहूंगी आप लोगों के चुने हुए लड़कों से कहीं बेहतर इंसान ढूंढ लूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मां ने ताना मारा, अगर इतना ही भरोसा है तो आज ही किसी लड़के को घर ले आओ। मजाक नहीं, आज रात मौसी के डिनर पर ले आओ, तभी हम मानेंगे। तभी अचानक जगन बख्शी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह थोड़ा आगे झुका और बड़े ही सहज स्वर में फोन की ओर बोल पड़ा, हेलो सावित्री आंटी जी, क्या मुझे आज के डिनर पर कुछ लेकर आना चाहिए? मौसी और मौसा को क्या पसंद है? मैं कोई तोहफा ले आऊं? जैस्मीन का दिल बैठ गया। वह झपट कर उसका मुंह ढकना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। फोन के उस पार सब कुछ साफ सुना जा चुका था। आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। सावित्री सक्सेना बोली, जैस्मीन फोन उसे दो, मुझे उससे बात करनी है। जैस्मीन ने झुंझलाहट भरी नजर से जगन को देखा, फिर मजबूरी में फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। जगन ने फोन संभाला, मुस्कुराया और आदर से कहा, नमस्ते आंटी, मैं जगन बख्शी हूं, हम पहले मिल चुके हैं। अरे जगन, उधर से आवाज आई, इसलिए तुम्हारी आवाज इतनी जानी पहचानी लगी। तो क्या तुम जैस्मीन के डेट बनकर आए हो? सावित्री सक्सेना जगन को जानती थी। उनके बेटे ने उसके बारे में कई बार बताया था कि वह कितना समझदार, भरोसेमंद और अच्छा इंसान है, और इस पल शायद पहली बार उन्हें यह गलतफहमी इतनी भी बुरी नहीं लगी। फिर भी जगन बख्शी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी बुद्धि जितनी तेज थी उतनी ही साफ भी, और शायद यही वजह थी कि अक्सर लोग उसके इरादों को गलत समझ बैठते थे। हर बार जब जगन दिवांश को डिनर पर आमंत्रित करता, उधर फोन के इस सिरे पर बैठी सावित्री सक्सेना मन ही मन एक लंबी सी आह भरती। उन्हें लगता, काश ये लड़का हमारे बेटे की जगह हमारी बेटी जैस्मीन को बाहर ले जाने की बात करता। कभी कभी तो यह ख्याल इतना मीठा होता कि वह नींद में ही मुस्कुरा उठती। लेकिन आज के दिन जगन ने बात को बिल्कुल साफ कर देने का फैसला कर लिया। सावित्री आंटी, उसने बेहद गंभीर और सच्ची आवाज में कहा, मैं किसी तरह का दिखावा नहीं कर रहा। सच यह है कि मैं आपकी बेटी जैस्मीन को पसंद करता हूं। मैं उसे डेट करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि उसने अभी तक मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने की हामी नहीं भरी है। फोन कान से थोड़ा दूर करते हुए सावित्री सक्सेना ने स्क्रीन को घूरा, मानो यह पक्का करना चाहती हो कि कहीं उन्होंने कोई गलत नंबर तो नहीं मिला लिया। फिर उन्होंने दोबारा फोन कान से लगाया। तुम वाकई जगन बख्शी ही हो ना? जी हां, मैं ही हूं। तो तुम कह रहे हो कि तुम जैस्मीन के पीछे हो, दिवांश के नहीं? जगन ने हल्की सी खांसी ली। सावित्री सुनाई, मैं सीधा सादा आदमी हूं, मुझे सिर्फ औरतों में ही दिलचस्पी है। मन ही मन वह कराह उठा। कमाल है, मेरी होने वाली सास और जैस्मीन दोनों को ही शक है कि मैं उसके भाई से प्यार करता हूं। अजीब बात यह थी कि इतने शक के बावजूद सावित्री सक्सेना ने कभी उसे दिवांश को बाहर ले जाने से रोका नहीं था।
वह सोच में खुली और दिल से उदार थी। पर तुम देवांश के साथ इतने अच्छे रहते हो, वह बोली, कि मुझे लगा शायद तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो। मैं और उसके पापा अक्सर बात करते थे कि अगर हमारा बेटा किसी पुरुष को जीवन साथी बना ले तो हम कैसे स्वीकार करेंगे। काश तुम उस वक्त हमारे उनके चेहरे के भाव देख पाते। एक पल के लिए जगन बिल्कुल चुप हो गया। शब्द जैसे उसका साथ छोड़ गए। आंटी, उसने आखिरकार माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जैस्मीन को पसंद करता हूं। देवांश के साथ मेरी अच्छाई सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह जैस्मीन का भाई है। मैं अपने होने वाले साले का दिल जीतना चाहता था। फिर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और हर बार जब मैं देवांश को बुलाता था, जैस्मीन भी तो हमारे साथ ही होती थी। फोन के उस सिरे से जोरदार हंसी की आवाज आई। अरे, अब समझ में आया। श्रीमती सक्सेना हंसते हंसते बोली, अच्छा हुआ, कम से कम अब मुझे यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे अपने बेटे के लिए दामाद नहीं, दामादिन स्वीकार करनी होगी। इधर आओ बेटा, तुम्हें एक खुशखबरी दूं। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने पति से कहा, सुन रहे हो, जगन बख्शी को हमारे बेटे में नहीं, हमारी बेटी में दिलचस्पी है। लगता है उसकी नीयत पहले से ही साफ थी। कोई हमारी जैस्मीन को पसंद करता है, यकीन नहीं होता। अपनी मां की बात सुन। इधर जगन और जैस्मीन दोनों की हालत खराब हो रही थी। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे। क्या जैस्मीन जगन को अपना बनाएगी